क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने केमिस्ट्री क्लास में आ गए हैं और चैप्टर वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है जिसका वीडियो नंबर 4 है ये। और इसमें हम लोग कवर करेंगे कोलरास्क लॉ एंड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी पता नहीं आप लोग कब देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो पेन पेपर लेकर बैठ गए क्या? तो पेन पेपर लेकर बैठिए और स्टार्ट होइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे जीमेन वाले हों, चाहे नीट वाले हों, सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो शुरू करते हैं हम लोग। कोलरास्क लॉ में सबसे पहले हम लोग करेंगे हमारा जो कंडक्टेंस है, ये सब हमने पिछले वीडियोज़ में किया हुआ था और उसमें हमने देखा था कि रेजिस्टेंस हुआ करता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए भी। अब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे किया जाएगा? तो रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करने में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए दो तरह की प्रॉब्लम्स कॉमन है। एक प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें यदि हम डीसी यूज़ करेंगे, डायरेक्ट करंट, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को आयंस में ब्रेक डाउन कर देगा और यानी उसमें केमिकल चेंज आ जाएगा, जिससे उसकी कंडक्टिविटी मेजर करना मुश्किल हो जाएगा। सही कंडक्टिविटी या रेजिस्टेंस वगैरह नहीं आ पाएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए अब एसी यूज़ किया जाता है, जो कि इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं करवाएगा, कोई रिएक्शंस नहीं करवाएगा। अब सेकंड क्या लेते हैं, सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है, ये कोई वायर तो है नहीं, मेटालिक वायर, कि आप आराम से रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए जनरली रेजिस्टेंस को मेजर जो किया जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज लिया जाता है, तो उसमें आप डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोलिटिक सेल रखा जाता है और उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम आगे पढ़ेंगे कैसे बनाया जाएगा। वो स्पेशल शेप का, अलग अलग शेप का होता है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। इसको भी सॉल्व कर लिया गया। अब सॉल्व करने के बाद व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज़ करके हम ईजिली इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ये पुराना मेथड है, अब तो आजकल बहुत सारे मेथड्स आ गए हैं, आराम से बहुत सारे लॉज लग जाते हैं और रेजिस्टेंस मेजर हो जाता है। तो इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में मेंशन है, लेकिन उससे पहले देख लें इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है उसको बनाया कैसे जाएगा। आप कोई भी यहाँ पर सॉल्यूशन ले सकते हैं, जिस सॉल्यूशन को आपको निकालना है रेजिस्टेंस, और इधर क्या करेंगे हम, यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं, जिस पर प्लेटिनम की अलग से कोटिंग भी की जाती है, डिपोजिशन किया जाता है। इसको कहा जाता है प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम पर प्लेटिनम की ही कोटिंग कर दी जाए, उसको कहेंगे प्लेटिनम ब्लैक। दूसरा इलेक्ट्रोड भी इसी का आएगा, इसी प्लेटिनम ब्लैक का रहेगा, और इसको हम कनेक्टिंग वायर के थ्रू अटैच कर देंगे। इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कहलाता है एल, और इसका जो अपना क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए कहलाएगा। और इसके बेसिस पर हम इसको फाइंड कर सकते हैं और इसको बिल्कुल ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज से। अब व्हीट स्टोन ब्रिज से हम किस तरह से फाइंड करेंगे, उसको मैं यहाँ पर डायग्रामेटिक वे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा है व्हीट स्टोन ब्रिज, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे R2 हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को लिया है, इसके दोनों किनारे को यहाँ पर अटैच किया है, प्लस माइनस को, और यहाँ पर R1, R3 और R4 है, जिसमें से R1 हमारा रियोस्टैट है, जो आपका रियोस्टैट है, और ये हमारा R3, R4 हमारा नॉन रेजिस्टेंस है। और इससे हम R2 यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल का निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस R1, R4 बाय R3 से। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। और यदि रेजिस्टेंस फाइंड हो गया तो ईजिली सेल कांस्टेंट फाइंड किया जा सकता है फॉर द गिवन सॉल्यूशन, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड हो। तो देखिए जरा कैसे निकालेंगे। जी स्टार का फॉर्मूला हमने किया था सेल कांस्टेंट का, ये हमारा सेल कांस्टेंट है। क्या फॉर्मूला किया था हमने, L/A किया था, बट हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बहुत ही पतला सा वायर होता है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करना और बीच का डिस्टेंस फाइंड करना, जो कि एक्चुअली बहुत कम होता है डिस्टेंस, बहुत मुश्किल है। उससे यदि हम निकालेंगे जी स्टार तो मुश्किल आएगा। इसलिए क्या किया जाता है, L/A
हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम जानते हैं R इक्वल टू रो L बाई ए होता है। यदि हम यहाँ पर L बाई ए को कैलकुलेट करें तो R अपॉन रो हो जाएगा, जो कि हमारा R इंटू कापा हो जाएगा, यानी कंडक्टिविटी। तो हमें रेजिस्टेंस मालूम पड़ जाएगा यहाँ से, और कापा हमें नॉन कॉन्सेंट्रेशन के लिए गिवन होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, जो भी इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर है, और फिर उसका सेल कांस्टेंट फाइंड किया जा सकता है इजीली, जिसका बहुत ही ज़्यादा यूजफुलनेस है। तो सेल कांस्टेंट यदि हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, तो यदि हम इसमें रेजिस्टेंस वगैरह को चेंज करते हैं तो आराम से दूसरी कंडक्टिविटी आ जाएगी, और इसी के बेसिस पर हम मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं, जिसका मैंने फॉर्मूला पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो अब देखिए हम आगे कैसे बढ़ते हैं। अब तो हमने मोलर कंडक्टिविटी का भी फॉर्मूला किया हुआ था, जिसका फॉर्मूला था कापा बाई सी। अब यहाँ पर साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम यानी कॉन्सेंट्रेशन यदि डिक्रीज किया जाए और वॉल्यूम को इंक्रीज किया जाएगा तो अपने आप कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और यदि हम यहाँ पर यूनिट देखें तो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स था। तो जरा हम इसको वॉल्यूम के बेसिस पर एक बार निकाल के देखते हैं, पूरा वॉल्यूम लेते हैं। यदि हम लैम्डा एम इक्वल टू फाइंड करें, कापा अपॉन एन बाई वी हमारा वॉल्यूम के बेसिस पर कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हम यहाँ पर लीटर में ले सकते हैं, तो लैम्डा एम इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, कापा इंटू वॉल्यूम अपॉन एन। यदि हम यहाँ पर मोल की वैल्यू 1 ले लें तो क्लियरली लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, यानी वॉल्यूम हम जितना इंक्रीज करेंगे हमारा मोलर कंडक्टिविटी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। और वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या होता है, डाइल्यूशन हो जाता है, हम लोग जानते हैं। तो डाइल्यूशन हम जितना ज़्यादा करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन को जितना लो करेंगे, उतना ही मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता जाएगा। यहाँ से ये क्लियर हो रहा है, यानी हमारा यहाँ पर निकल के आ रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसमें वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल है। और कंडक्टिविटी भी यदि इंक्रीज होगा तो फिर भी मोलर कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज होगी। तो आशा है आप लोगों को अच्छा समझ आ रहा होगा। तो क्या आपने इसको सब्सक्राइब किया है चैनल को? नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छी तरह से पेन पेपर लेकर बैठकर पढ़ें। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन देखा है कि वॉल्यूम से हमारा क्या हो रहा है, यदि हम इंक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता जा रहा है। अब यहाँ पर यानी डाइल्यूशन से इंक्रीमेंट होती जा रही है। अब यहाँ पर केस लिया जा सकता है, क्या इसको हम ग्राफिकली शो कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं बिल्कुल। और यदि हम इसमें वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दें, तब मोलर कंडक्टिविटी क्या आने वाली है, उसको हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हम ग्राफिकली और वेरी डाइल्यूट करने पर क्या होने वाला है, कौन सा लॉ लगेगा, उसको हम आगे करने जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते जाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है, और एक टाइम आएगा जब ये इनफाइनाइटली इंक्रीज हो जाएगा और अपनी हाईएस्ट वैल्यू पर चला जाएगा। उस हाईएस्ट वैल्यू को कहा गया पहले इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, और ये लॉ दिया हुआ है कोलडास्क का, तो हम उसको कहते हैं कोलडास्क लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो हम लोग करने जा रहे हैं कोलडास्क लॉ ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इसमें क्या है, यदि हम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो इंक्रीज होता जाता है, और जब इनफाइनाइटली डिक्रीज कर दें हम, यानी वेरी 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 डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने रखा है, तो वहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी आएगी वो हाईएस्ट होगी, यानी आयन इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इसलिए इसको कहा गया है कोलडास्क लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इसी को शॉर्ट करने के लिए IUPAC ने बहुत अच्छा सा नाम दे दिया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इसको हम डिनोट करेंगे लैम्डा एम नॉट लगा के ऊपर। तो लैम्डा एम नॉट हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का,
उसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर एक लॉ रखा गया है, डेबी-हकल-ओनसेजर इक्वेशन। डेबी-हकल-ओनसेजर इक्वेशन के बेसिस पर यदि हम लैम्डा एम नॉट फाइंड करना चाहते हैं तो लैम्डा एम फाइंड करना चाहते हैं, लैम्डा एम माइनस ए सी रेज टू पावर 1/2। सी मतलब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन लेना है। सॉरी, मैं कांस्टेंट लिखने लग गया था। कॉन्सेंट्रेशन लेना है हमें यहाँ पर, और इसका मतलब स्क्वायर रूट है, यानी आप इसको कह सकते हो लैम्डा एम नॉट माइनस ए स्क्वायर रूट सी। ए हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है, डेवी कांस्टेंट कह सकते हैं इसको। एंड लैम्डा एम नॉट हम जानते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। तो इस तरह से आप मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन इससे बता सकते हैं। और इसी को हम ग्राफिकली यदि हम शो करें तो ग्राफिकली इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। इसको हम ले सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स, हमारा ये हो गया, यानी m हमारा माइनस में जा रहा है, प्लस c। क्लियरली हमारा जो इंटरसेप्ट होगा y एक्सिस का वो हमारा लैम्डा एम नोट होगा, और माइनस m यानी माइनस a हमारा यहाँ पर स्लोप जो है नेगेटिव हो रहा है, यानी डिक्रीज होता जाएगा हमारा कौन, मोलर कंडक्टिविटी, ये पता चल रहा है। और स्क्वायर रूट ऑफ c जो हमारा है इस पर आएगा x एक्सिस पर, और यहाँ पर हम ले रहे हैं लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी, और एक इनफाइनाइट केस हम मान लेते हैं यहाँ पर है लैम्डा एम नोट है हमारा। यदि हम ये फाइंड करें किसके लिए, सॉरी, यदि हम फाइंड करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो लैम्डा इसकी तो पहले से बहुत ज़्यादा होती है मोलर कंडक्टिविटी, और ये जाके यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा और इसका लैम्डा एम नोट कैलकुलेट हो जाएगा। मान लेते हैं ये हमारा KCl था। इसमें हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, यहाँ पर अप्रोचेज 0 है, C1 C2 C3 ऐसे मान लेते हैं हम, जो कि हमारा डिक्रीज होता जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन। तो 0 कॉन्सेंट्रेशन अप्रॉक्सीमेट पहुँचेगा, हाईएस्ट वैल्यू में होगा मोलर कंडक्टिविटी, और ये हमारा लैम्डा एम नोट के इक्वल आ जाएगा। और ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। एक तो हम ग्राफिकली निकाल सकते हैं, दूसरा हम चाहें तो कोलरास का लॉ लगा के निकाल सकते हैं। वो क्या है, यदि हम लैम्डा एम नोट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का निकालना चाहें, मान लीजिए हम AB का निकालना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नोट ऑफ A प्लस पहला आयन प्लस माना जाता है कैटायन, और लैम्डा एम नोट ऑफ एनायन, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। यही हमारा कोलरास का लॉ है। यदि नंबर ऑफ आयन चेंज होता है तो क्या करेंगे, मान लीजिए A2B3 है, तो हम जानते हैं कि चार्ज जो होता है, A का चार्ज B के साथ एटम के नंबर में है, और B का चार्ज A के साथ एटम के नंबर की तरह लगा हुआ है। तो लैम्डा एम नोट A 3+ माना जाएगा, प्लस, और इसमें 2 नंबर है इसका, तो 2 इंटू कर देंगे, और 3 इंटू लैम्डा एम नोट B2 माइनस लिया जाएगा। इस तरह से हम आयन के मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड करें, ओवरऑल सॉल्ट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट हो जाती है। इस तरह से हम कोलरास का लॉ लगा के भी निकाल सकते हैं। यदि हम इसी ग्राफ को वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाना चाहें, अब जानते हैं यहाँ पर हमारा लैम्डा एम रहेगा मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ C, और ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन है C3 C2 C1, और ऐसे 0 तक पहुँचेगा। तो हम जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का पहले बहुत कम रहता है और बहुत ही धीरे धीरे इंक्रीज होता है, लेकिन जब बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है कि स्टीप इंक्रीमेंट दिखाई देता है, उसके बाद ये एक टाइम के बाद ये पैरेलल हो जाता है। यानी इस केस में आपका लैम्डा एम नॉट फाइंड करना वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल CH3COOH टाइप के आयन के लिए निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसमें हम प्योरली क्या करेंगे, फिर
कोलरास्क लॉ ही निकालेंगे, इसको हम ग्राफिकली फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो कोलरास्क लॉ इसमें कैसे लगेगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COOH इक्वल टू हमारा लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस लेंगे। जब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करें तो एक बात ध्यान रखना, किसी आयन का दिखाएंगे तो स्मॉल लैम्डा करके दिखाएंगे, और जब किसी पूरे इलेक्ट्रोलाइट का दिखाएंगे तो उसको कैपिटल लैम्डा की तरह दिखाएंगे। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए ज़रा, इस जो फॉर्मूला दिया गया ये, इसका एप्लीकेशन हम कुछ हमें इलेक्ट्रोलाइट का गिवन रहेगा, किसी अननोन इलेक्ट्रोलाइट जिसका हमें फाइंड करना है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि हमें पूरे आयन्स का गिवन है अलग से, एक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, यदि हमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का, मान लीजिए 3 का गिवन है, एक चौथे का निकालना है, 4th का, तो किस तरह से निकालेंगे, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, जरा उसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू देख रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है बुक में, एग्जाम्पल नंबर 3.8। इसमें हमें गिवन है HCl, NaCl, NaAC, इन सब का मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट पर, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, फर्स्ट हमें NaCl का गिवन है और इसकी वैल्यू है गिवन 126.4 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सब में यही यूनिट रहेगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl, इसका हमें गिवन है 425.9, यूनिट सेम रहना है। लैम्डा एम नॉट ऑफ NaAC गिवन है, यानी सोडियम एसीटेट कहेंगे इसको, इसका हमारे पास गिवन है 91, यूनिट सेम रहना है। अब इसमें प्लस माइनस आयन कौन कौन सा है ये हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमें जो फाइंड करना है वो करना है HAC का, यानी एसिटिक एसिड का, H प्लस AC माइनस, इसका हमें फाइंड करना है। सबसे पहले देखेंगे हमें H प्लस और AC माइनस का क्या चाहिए, यानी एसीटेट आयन और H प्लस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए अलग अलग। इन दोनों का हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किन में मिलेगा, तो लैम्डा एम नॉट HCl में और NaAC वाले में, यानी इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। लेकिन इसमें आयन जो दो हैं वो एक्स्ट्रा है, Na प्लस और Cl माइनस। NaCl यहाँ पर है, इसको यदि हम माइनस कर देंगे इसमें से, हमारा HAC का फाइंड हो जाएगा। क्या लिखेंगे अब, लैम्डा एम नॉट HAC इक्वल टू लैम्डा एम नॉट NaAC प्लस लैम्डा एम नॉट HCl माइनस लैम्डा एम नॉट NaCl। आपका हो जाएगा 91 प्लस 425.9 माइनस 126.4, और इससे आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी अननोन इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलरास्क लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस कर लिया है। अब इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसको हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, तो एकदम से तैयार हो जाए पेन पेपर लेकर और देखिए क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज़ है। पीछे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया था और AC करंट का यूज करके हमने फाइंड करने की कोशिश की थी रेजिस्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का। अब यहाँ पर हम DC करंट का यूज करेंगे और इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, यानी केमिकल चेंज करवाएंगे, केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए क्या करना होगा, DC करंट ही यूज करेंगे हम। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, एक तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की स्टडी करने जा रहे हैं। तो जो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसको हम स्पॉन्टेनियस बनाते हैं बाहर से करंट एनर्जी डाल के। तो बाहर की करंट एनर्जी हाई वोल्टेज वाला यूज करेंगे और यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे। अब रिएक्शन में रिजल्ट कैसा आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने देखा था 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल आया। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अमाउंट क्या आया, वहाँ पर हम करंट के बेसिस पर फाइंड नहीं कर रहे थे, यहाँ पर हम करंट के बेसिस पर फाइंड करेंगे, और वही हमारा है फैराडेज लॉ। तो देखिए फैराडेज लॉ, इसके दो लॉ हैं, जिसमें से फर्स्ट लॉ हम करने जा रहे हैं
यदि हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में मान लीजिए उसको हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं, एनोड और कैथोड दो होंगे इसमें, प्लस और माइनस वाला। जनरली क्या होता है, कैथोड पर डिपोजिशन होता है मेटल का, जो सॉल्यूशन में से निकल के जाता है और फिर बाद में इसमें से जाता है, यानी एनोड में से मेटल निकलता है और कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है। तो यहां पर फैराडे ने कहा फर्स्ट लॉ में कि कितना मेटल डिपॉजिट होगा कैथोड पर, वो कैसे निकालेंगे। तो मास ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड और मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चार्ज कितना फ्लो कर रहे हैं उस पर ये डिपेंड करेगा, यानी उसी के प्रोपोर्शनल होगा। तो यदि हम इसको इक्वेट करना चाहें तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेना पड़ेगा, जो कि जेड होता है, तो जेड क्यू लेना पड़ेगा। और जेड यहाँ पर क्या है, ये हमारा चार्ज इक्विवेलेंट मास होता है। और इस जेड का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेज इनटू एफ। तो m बाई एन एफ हमारा जेड का वैल्यू होता है। यदि हम इसका ओवरऑल फॉर्मूला बनाएं तो मास इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा m अपॉन एन एफ इंटू क्यू। कई बार हमें क्यू गिवन नहीं होता है और क्यू को भी हमें फाइंड करना होता है किसी और गिवन थिंग्स के हेल्प से। जैसे मान लीजिए हमें करंट गिवन है I एंड हमें टाइम गिवन है कितने टाइम तक करंट फ्लो होगा, उससे हम क्यू फाइंड कर सकते हैं, क्यू इक्वल टू आई टी ले सकते हैं। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम रखें तो क्या बन जाएगा, m इक्वल टू एम बाई एन एफ इंटू आई टी बन जाएगा। तो ये हमारा एक ओवरऑल फॉर्मूला बन सकता है जिससे हम मास फाइंड कर सकते हैं। इसके हेल्प से हम मोलर मास भी फाइंड कर सकते हैं यदि बाकी चीज़ें नोन हो और मोलर मास नोन नहीं हो। तो ये जो हमें करंट फाइंड कर सकते हैं, कितना करंट फ्लो हो रहा है, नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ों का कैलकुलेशन हमें यहाँ से मिल जाता है। अब हम सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन कैसे करेंगे। अब जब हम दो या उससे ज़्यादा सेल को एक सीरीज में हम अटैच कर दें और सब में हम इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहें, मैं एक एक इलेक्ट्रोड लेकर देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आप लोगों को। एक करंट इससे फ्लो होगा, सेम करंट फ्लो होगा क्योंकि सीरीज में अटैच है, आई सेम रहेगा, क्लियरली क्यू भी सेम रहेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, यदि टाइम सेम है तो क्यू भी सेम रहने हमारा। तो इसमें किस तरह से रिएक्शन होगा, मान लीजिए हमारा यहाँ पर m1 मास डिपॉजिट होता है एक सब्सटेंस का, यहाँ पर m2 मास और यहाँ पर m3 मास। मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज जो n1 है, यहाँ n2 चार्ज है, यहाँ पर n3 चार्ज है, ये चार्जेज मान लेते हैं। अब जरा देखिए, यदि हम m1 फाइंड करना चाहते हैं तो क्या होने वाला है, इसका ले लेंगे हम मोलर मास अपॉन n1, f तो सेम रहेगा और q भी सेम है। यदि हम m2 फाइंड करना चाहें तो फैराडे के फर्स्ट लॉ से क्या आने वाला है, m2 अपॉन n2, f सेम रहेगा, q सेम रहेगा। अब यहाँ पर जरा देखिए किस तरह से हमारा सेकेंड लॉ का फर्स्ट लॉ के बेसिस पर ही निकाला गया। एक्चुअली सेकेंड लॉ जो है फर्स्ट लॉ के बेसिस पर ही है। क्या है सेकेंड लॉ, कहता है टू और मोर सेल से यदि हम इलेक्ट्रिसिटी सेम फ्लो करें, सेम करंट फ्लो करें, तो उसका जो मास इक्विवेलेंट है वो सेम रहेगा, यानी केमिकल इक्विवेलेंट है वो इक्वल होगा। तो जरा देखिए मास इक्विवेलेंट आएगा कैसे, यदि हम दोनों को रेशियो कर दें, दोनों का m1 अपॉन m2 फाइंड करें, क्लियर दिख रहा है, q और f तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा m1 अपॉन n1 अपॉन m2 अपॉन n2, और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा m1 अपॉन m2 इक्वल टू m1 अपॉन n1 इंटू n2 बाय m2 आ जाएगा। एक हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। हम चाहें तो इसको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से, यदि हम यहाँ पर m1 अपॉन m1 सारे वन वाले को एक साथ कर दें, m1 इंटू n1 बाय m1 इक्वल टू m2 n2 बाय m2, ये हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है।
यानी क्या दिख रहा है हमें, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जिसको हम केमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं इज इक्वल। इसी तरह से हम थर्ड सेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट लॉ है वही हमारा सेकेंड लॉ का बेसिस है। केमिकल इक्विवेलेंट जो कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला है, ये हमारा इक्वल है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी आप लोग सीख लीजिए, नीट सब वाले को काम आएगा। क्या होता है, m1 n1 अपॉन m1, यानी mn/m गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये फॉर्मूला होता है। यानी इक्विवेलेंट मास का यहां पर फॉर्मूला निकल आता है। गिवन मास तो हमारा m हुआ, m/n जो हमारा इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, यानी मोलर मास बाय n, यानी उसका चार्ज यानी बैलेंस फैक्टर। इस तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकल आता है यहां पर। फैराडेज लॉ को और ज़्यादा इजीली समझने के लिए, कॉन्सेप्चुअली अच्छी तरह समझने के लिए एक मैंने न्यूमेरिकल सेलेक्ट किया, उस न्यूमेरिकल को मैं बता रहा हूँ। वो हमारे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है, यानी 3.15 है। एक्सरसाइज क्वेश्चन ले रहे हैं 3.15। इसमें कह रहा है निकेल नाइट्रेट को इलेक्ट्रोलिटिकली डिपॉजिट किया गया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। इसमें करंट हमारा 5 एम्पियर है एंड 20 मिनट्स टाइम के लिए 20 मिनट के लिए करंट को फ्लो करवाया गया है। हमें Ni का मास फाइंड करना है, कितना ये डिपॉजिट हुआ है, और हमारा सॉल्ट क्या है NiNO3 होल ट्वाइस, यानी निकेल नाइट्रेट। NO3 पर तो -1 चार्ज होता है अकेले वाले पर, तो 2 मिला के -2 चार्ज हो गया। Ni पर कितना चार्ज होगा, क्लियरली 2+ होगा। Ni पर हमारे पास +2 चार्ज है, यानी यहाँ पर बेटा n की वैल्यू क्या हो गया 2, और मोलर मास हम निकेल का ले लेंगे। तो जनरली मोलर मास 59 के आसपास में है, 59 आप मोलर मास ले सकते हो। अब आप बताइए, चार्ज हमारे पास आ गया, ये सब आ गया। अब हमें तो Q चाहिए, हमें I और T गिवन है, चार्ज I और T के फॉर्म में गिवन है। पहले T को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 20 × 60 कर लेंगे, 1200 सेकेंड। तो Q हमारा क्या हो जाएगा IT, यानी 5 × 1200 कूलम हो गया। तो यदि हम मास डिपॉजिटेड फाइंड करेंगे, क्लियरली m/nf इंटू Q का फॉर्मूला आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हम F हम 96500 रख देंगे। तो मोलर मास 59 के अप्रॉक्स में, N हमारे पास 2 है, F 96500 लेंगे, और Q हमारे पास 5 × 1200 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ, जो आंसर आएगा वही ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम फैराडेज लॉ को अप्लाई करके ये सब फाइंड कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से समझें, देखें किस तरह से न्यूमेरिकल करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे सीखते रहें। मैं इसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ डालूंगा, और बाद में छोटे छोटे क्लिप भी मैं वीडियोज़ का डालूंगा, छोटे छोटे वीडियोज़ एक एक टॉपिक को लेकर, छोटे छोटे टॉपिक्स। तो आपको और ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा उससे। तो इससे पूरी तरह कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर रिवीजन का वीडियो जो अलग से रहेगा। और मैं आप लोगों को बताऊंगा किसी अपने एक वीडियो में कि किस तरह से केमिस्ट्री की अच्छी तैयारी करेंगे। अब तो डेट थोड़ा आगे बढ़ चुका है कोरोना की वजह से, तो अच्छी तरह से तैयारी करते रहें, मज़े करें और पढ़ते भी रहें। धन्यवाद।